बात ये है कि सिर्फ 20 स्लाइड ठीक है, और इसके डबल अच्छी बात ये है कि मुझे सिर्फ एक स्लाइड ऐसी है जिसको कुछ लिखा हुआ है, बाकी सिर्फ पिक्चर। बुरी बात ये है कि मैं आप लोगों से बहुत सारे सवाल पूछूंगा और आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, और पहली स्लाइड में पहला सवाल होगा और वो वाहिद स्लाइड है जिसको कुछ लिखा होगा। इज इट द जर्नी और द डेस्टिनेशन? कोई कमेंट? हाँ, लाइफ की बात है। डेस्टिनेशन जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब मैन अलाइनमेंट से अलाइनमेंट का अगर हम सफ़र कह रहे हैं कि अलाइनमेंट हमारी डेस्टिनेशन है और 1.5 years 2 years 2.5 years का हमारा ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो जर्नी है, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट जर्नी या डेस्टिनेशन? कभी कभी ऑब्वियसली जर्नी जर्नी बहुत थका देते जर्नी बहुत थका देते पीछे रह जाती है तो आगे नहीं ले जाती। तो प्रेडोमिनेंट लोगों का ये ख्याल है कि जर्नी इज वन। इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन यानी कि अलाइनमेंट होनी चाहिए दरमियान में जो दोनों से। अच्छा, अब हम जो ऑर्थोडोंटिक करते हैं वो बेसिकली स्ट्रेट वायर वो एंड पे हम स्ट्रेट वायर अप्लायंस यूज करते हैं। ठीक है, हम स्ट्रेट वायर लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमारे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर बैंड जो ऑपरेटेड हैं, और वो अपनी शेप मेमोरी के थ्रू बेसिकली आपके सारे दांतों को अपनी शेप के अंदर ले जाती है और आपके अलाइनमेंट अचीव हो जाती है। लेकिन इन द डिटेल्स के आपकी वो स्ट्रेट वायर डिफरेंट मैन अलाइन ब्रैकेट्स के अंदर इंगेज होके किस तरह से उनको अपनी फाइनल पोजीशन या अलाइनमेंट के अंदर लेके आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए एक जो मशहूर कॉन्सेप्ट है वो आपका राउंड ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप काफ़ी मैन अलाइन टीथ हों तो आप कंटिन्यूस आर्च वायर यूज़ नहीं करते, आप सेगमेंटल मैकेनिक्स में जाते हैं, कैनाइन से ज़्यादा रिट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद आप इंसाइड्स को अलाइन करते हैं। सबको पता है कि उसके नुकसान क्या है, राउंड ट्रिपिंग होती है, उनको अलाइन करते हैं, फिर आपने उनको दोबारा रिट्रैक्ट करना है, उनकी एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रही है, रूट रिजॉर्प्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही सिनेरियो है जिसके अंदर हम कंटिन्यूस वायर्स को यूज़ नहीं करते, या और भी कोई सिनेरियो जो मैन अलाइनमेंट है जिनमें कंटिन्यू ये जो चीज़ है ये आपको 6 मिनट बता है। ठीक है, क्या आपका दांत थोड़ा सा वर्टिकली डिस्प्लेस्ड है, आपका दांत थोड़ा सा रोटेटेड है, आपका दांत थोड़ा सा टिप्ड है मीडियली और डिस्प्ले, तो क्या ये चीज़ें हमें स्ट्रेट वायर अप्लायंस लगाने से रोकती हैं या ये स्ट्रेट वायर लगाने से इजीली करेक्ट हो जाती है? ये चीज़ आपको बताएगी कि आपकी ये चीज़ आपको 6 ज्योमेट्रीज बताएगी। ठीक हो, अब 6 ज्योमेट्रीज हैं क्या? ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर में हमारे बेसिकली ये 2 टूथ ज्योमेट्रीज को हम पहले डिस्कस करेंगे। दो दांत है, आपने उसके अंदर से स्ट्रेट वायर गुजारनी है, वो स्ट्रेट वायर क्या करेगी कि वो दोनों दांत सीधे होंगे, ये हमने पहले डिस्कस करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम उसको पूरी आर्च के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा। अब बर्नस्टोन ने ये जो है 6 मैट्रिक्स निकाली थी, है ये इस तरह कि अगर ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरी ब्रैकेट है, ब्रैकेट ब्लैक से बनेगी तो ब्लैक से बनेगा, रेड से मैं बताता हूँ, दूसरे में बताता हूँ। ये इस तरह पड़ा है कि ये आपका कान है, ठीक हो गया, और ये आपका ठीक हो गया। टिल्टेड 2 दांत पड़े हैं, उनके ऊपर ये ब्रैकेट। अब रेड से इंटर ब्रैकेट लाइन लगेगी। इंटर ब्रैकेट लाइन क्या है? अगर इस दांत इस ब्रैकेट का मैं सेंटर ले लूँ और इस ब्रैकेट का मैं सेंटर ले लूँ और इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर लूँ, तो ये होती है आपकी इंटर ब्रैकेट लाइन। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका दांत किस एंगुलेशन में, किस रोटेशन में, किस वर्टिकल प्लेन में पड़ा हुआ है, दोनों दांतों की ब्रैकेट के सेंटर को आपने ज्वाइन कर देना, तो ये आपका इंटर ब्रैकेट लाइन बन गई। थर्ड लाइन आपकी लगेगी, टेक्निकली सेकंड लाइन आपकी लगेगी ब्लू से, जो होगी कंटिन्यूस वायर आपकी ब्रैकेट में से कैसे गुजरेगी। अब इस दांत में से आपकी कंटिन्यूस वायर कैसे गुजरेगी? इस तरह, ऐसे ही। इस दांत में से कंटिन्यूस वायर कैसे गुजरेगी? इस तरह। ठीक हो गया। अब ये इंटर ब्रैकेट लाइन और जो कंटिन्यूस वायर जिस डायरेक्शन में गुजर रही है, ये आपस में एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इस दांत को हम ए कह देते हैं, इसको
ठीक हो गया। हम फॉर कन्वेंशन दोनों दांतों के या दोनों ब्रैकेट्स के एक साइड का एंगल लेंगे, यानी अगर इस साइड पे आप ब्रैकेट के राइट साइड का एंगल ले रहे हैं तो उस तरफ भी राइट साइड का एंगल लेंगे, इस तरफ लेफ्ट का ले रहे हैं तो उस तरफ भी लेफ्ट का लेंगे। हम राइट साइड का एंगल लेते हैं फॉर कन्वेंशन। इसको आप कहते हैं थीटा ए और इसको आप कहते हैं थीटा बी, ठीक हो गया। अगर आपके ये दोनों एंगल्स सेम साइड ऑफ द इंटर ब्रैकेट लाइन बन रहे हैं, यहाँ भी ऊपर बन रहा है वहां भी ऊपर बन रहा है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है वो 30 डिग्री है, तो आपकी ज्योमेट्री 1 कंसीडर हो, ठीक हो। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है, हम आगे इसको जब क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा। ज्योमेट्री 1 कैसे नजर आएगी आपको, डिफरेंट सिनेरियोज में हम देखेंगे कि अगर आपकी इंटर ब्रैकेट लाइन लगी हुई है तो आपकी एक ब्रैकेट से एंगुलेशन इस तरह बनेगी, दूसरी ब्रैकेट से भी एंगुलेशन इस तरह बनेगी, थीटा थीटा दोनों सेम हो, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें कि इसमें फोर्स सिस्टम क्या बनेगा, तो ऐसे होगा कि बस कर लें कि ये आपकी स्ट्रेट वायर जा रही है, अब आपने इसको उठा के इसके अंदर लगाना है, तो एक तो आप जब इसको उठा के इसमें एंगेज करेंगे तो इसके ऊपर इंट्रूजन का इफेक्ट आएगा, ठीक हो गया। दूसरा, आपकी जब उठाएंगे तो सीधी सीधी इसमें नहीं चली जाएगी, आपको थोड़ा सा इस तरह को बेंड देना पड़ेगा वायर। जब वायर डीएक्टिवेट होगी तो इस तरह का मूवमेंट जनरेट करेगी इस तरह की, तो ये एक मूवमेंट आपका एसोसिएटेड होगा इस तरफ, इंट्रूजन प्लस मूवमेंट उस तरफ। इसकी ऑपोजिट फोर्स इसके ऊपर लगेगी एक्सट्रूजन की, क्योंकि आप वायर को ऐसे उठा रहे हैं और ऑटोमेटिकली जब वायर ऐसे उठाएंगे तो इसी तरफ का मूवमेंट जनरेट होगा। यहाँ तक समझ गया बात है, और सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, ठीक है। ये है आपकी ज्योमेट्री 1। अब ज्योमेट्री 2 पे जाने के लिए हम ये करेंगे कि इस दांत को हम ऐसे ही रहने देंगे, इस दांत की एंगुलेशन चेंज करते हैं। ज्योमेट्री 2 क्या होगी कि अब ये जो दांत है इसकी एंगुलेशन कम है पहले की, मैं दोबारा एक ब्रैकेट लाइन लगा देता हूं, और जो कंटीन्यूअस वायर है उसमें से गुजरेगी वो ऐसे ही सारे फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा ए वो थीटा बी से कम है, ठीक हो गया। तो थीटा ए और थीटा बी की अगर रेशियो निकाल लें आप तो वो 0.5 आएगा, यानी अगर ये 30 डिग्री का एंगल था तो ज्योमेट्री 1 में ये भी 30 डिग्री होगा, ज्योमेट्री 2 की बॉर्डर तब आएगा जब ये 15 हो जाएगा, ओके, ठीक हो गया। और फोर्सेस सेम रहेंगी, यानी इस पे इंट्रूजन की फोर्स होगी, उस पे एक्सट्रूजन की फोर्स होगी, उस पे भी सेम डायरेक्शन का मूवमेंट है इसके हिसाब से, लेकिन क्योंकि अब इसमें वायर को कम बेंड करना पड़ेगा हमें, तो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक हो गया। जो ज्योमेट्री 1 है उसमें इस पे मूवमेंट और इस पे मूवमेंट सेम होगा मैग्नीट्यूड। ज्योमेट्री 2 के अंदर इवन के मूवमेंट, इवन तो मूवमेंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस ब्रैकेट पे जिस पे एंगल कम हो गया मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इस तरह के जब आप मोमेंट ए और मोमेंट बी की रेशियो लेंगे तो वो 0.8 आएगा, यानी 80% होगा। इसमें आप देखते हैं थीटा ए और थीटा बी आपका पहली ज्योमेट्री में 1 था, दूसरी में हो गया 0.5। मोमेंट्स की रेशियो पहली ज्योमेट्री में 1 थी, अब हो गई 0.8, यानी जहाँ पे एंगल आपका कम हो गया वहाँ पे आपकी मोमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया। वो आप देख लें, अगर आपका इंटर ब्रैकेट स्पैन 7 मिलीमीटर है तो भी इसकी वैल्यू लिखी हुई है, अगर आपका इंटर ब्रैकेट स्पैन 21 मिलीमीटर है तो भी इसकी वैल्यू। सेकंड ज्योमेट्री कैसे बनेगी आपकी, ये आपकी इंटर ब्रैकेट लाइन है, ये आपका पहला एंगल होगा और ये आपका दूसरा, ये आपका दूसरा एंगल बनेगा। ये एंगल छोटा है उसका, ठीक है। मैट्रिक्स तक आप समझ बोलेंगे यहाँ पे भी क्लिनिकली मैं दांत को बताता हूँ कि आप एंगुलेशन चेंज थर्ड जो ज्योमेट्री है वो ये है कि एक दांत आपका बिल्कुल सीधा पड़ा, आप इंटर ब्रैकेट लाइन लगाएं, इंटर ब्रैकेट लाइन हो गई। अब यहाँ पे स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, ऐसे, तो इस साइड पे कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ थीटा ए 0 है। अब जब आप रेशियो लेंगे थीटा ए और थीटा बी की तो वो 0 है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये थर्ड ज्योमेट्री के अंदर आपके दांत है, ठीक है। इस पे फोर्सेस देखें अगर आपको सेम रहेंगी,
यहाँ से वायर उठा के डालनी है, इंट्रूड होगा और थोड़ा सा बेंड करके डालना, तो उसी तरफ का मूवमेंट होगा। अभी तक फोर्सेस और मूवमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं है, एक्सट्रूजन इंट्रूजन सेम डायरेक्शन का मूवमेंट। लेकिन इसमें फिर आप देखें कि अब फर्दर वायर की जो बेंड करने की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है, तो ये मूवमेंट का मैग्नीट्यूड फर्दर कम होता है, डायरेक्शन वही रहेगी, फर्दर जो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कम होता है। इसको आप उसमें देख लें कि ज्योमेट्री 3 में जाके जो आप 7 मिलीमीटर के लिए मूवमेंट्स देख रहे हैं, 1860 था स्टार्ट में, सेकंड ज्योमेट्री में जाके उस तरफ तो 1860 ही रहा है, इस तरफ आपको कम होके 1488 हो गया, और थर्ड ज्योमेट्री में आके उस तरफ 1860 ही रहा है, यहाँ तक समझ गए बात। तीन ज्योमेट्रीज आप एंगुलेशंस के हिसाब से पता चल गई। अब फोर्सेस जरा देखें, फोर्सेस में क्या फर्क पड़ा है। जो फर्स्ट ज्योमेट्री थी जिसके अंदर प्लान इस तरफ सेम तरफ डेविएटेड था या टिल्टेड था, जिसमें आपको वायर अच्छी खासी बेंड करके गुजारनी पड़ती थी, उसके अंदर जो इंट्रूजन और एक्सट्रूजन की इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो 531.4, ये 7 मिलीमीटर के इंटर ब्रैकेट स्पैन के ऊपर वैल्यू। फिर जो सेकंड ज्योमेट्री है उसमें वो कम होकर 477 हो, थर्ड ज्योमेट्री में जाके वो 398। मीन्स के जैसे जैसे आपकी ज्योमेट्री लोअर से हायर की तरफ जा रही है, आपका ओवरऑल फोर्स सिस्टम कम हो रहा है, कम रिजिड हो रहा है, कम स्टिफ हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ ये इस तरह क्वेरी करो उससे, खुद पूछो कि यहाँ पे 2 दांतों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आपने पास की बार अच्छा, मैंने जो थर्ड ज्योमेट्री थी उसमें जो स्ट्रेट हो गया ना, लेकिन मोमेंट तो जनरेट हुआ, बट लेकिन वो पहले से बहुत कम हो गया। लेवल ऑफ फोर्स आपको पेरेंट्स का कितना एक्सपीरियंस, आप बताएं कि लेवल ऑफ फोर्स कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? लेवल ऑफ फोर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे नहीं, मुझे मेरी तो देख नहीं पूछा तो मैं मतलब आज स्टूडेंट लाइफ याद आ गई। ये एक्चुअली अपने आप से साथ साथ क्वेरी करते रहे, वो बेचारा तो पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन जब तक आप इसको साथ साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप कैसे समझेंगे। अब आप लोगों को सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए, इसमें चाहे 6 मंथ्स हुए आपको है चाहे साल हुआ है, कि जो दांत सीधा होता जा रहा है उस पर लेवल ऑफ फोर्स कम लगता जा रहा है। उसने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि लेवल ऑफ फोर्स कम लगता जा रहा है। जब लेवल ऑफ फोर्स कम लग रहा है तो आपकी इंफ्यूजन और एक्सट्रूजन की, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि जहाँ पे मोमेंट जनरेट हो रहा है, उस मोमेंट का लेवल पहले दांत, एक्चुअली ये वाला दांत जो है वो एक्शन कर रहा है, दूसरा दांत आपका रिएक्शन है, ऐसा ही है कुछ समझ। दो सिस्टम ठीक है, मतलब जनरली मुझे इस तरह से समझ आया। इस सिनेरियो में ये वाला नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव वो होगा, ये active होगा। और फिर वो ऑपोजिट हो जाएगी जब हम माइनस में जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा सवाल पूछो। हाँ, ये वाली जो पहले वाली थी, ये डिजिट कैसे कि इनकी कुछ फोर्स लेवल उसमें वायर को दूसरी ब्रैकेट में डालने के लिए ज्यादा बेंड करना पड़ रहा है, तो इस वजह से ज्यादा फोर्स, इसमें वो कम बेंडिंग और कम मूवमेंट के साथ वो लो ज्योमेट्री और हाई ज्योमेट्री का आपने कुछ बताया? 1 2 3 लो ज्योमेट्रीज कंसीडर की जाती हैं, 4 5 6 हायर ज्योमेट्रीज। लेकिन उन्हें फोर्स आ गया, लोड में फोर्स, वो तो आप देख लें, जैसे जैसे आगे जाएंगे फोर्स कम होते होते 6 ज्योमेट्री के अंदर फोर्स खत्म होते हैं। तो वी आर बेसिकली गोइंग फ्रॉम हाई स्टिफनेस या रिजिडिटी टू लो स्टिफनेस। हो गई, चौथी पे चलते हैं। चौथी में अब ये जो दांत होगा इस तरफ का, वो उसके रिलेटिवली उल्टा या ऑपोजिट रेट के अंदर पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे थर्ड ज्योमेट्री बना दूँ, ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आगे आपने केस सॉल्व करने हैं, तो उसको आप यहाँ थर्ड ज्योमेट्री ऐसी होगी कि यहाँ पे तो आपका सेम एंगल होगा, इस तरफ कोई एंगल नहीं होगा, यहाँ पे आपकी स्ट्रेट वायर और इंटरब्रैकेट लाइन पैरेलल हो, कोई एंगल नहीं था। चौथा जो आपका ज्योमेट्री होगी, अब उसमें ये वाला दांत इस तरह रोटेट हो जाएगा, ठीक है, यानी इस तरह पड़ा होगा। अब देखिए आप इंटरब्रैकेट लाइन लगाएं, इंटरब्रैकेट लाइन होगी, इसमें से स्ट्रेट वायर कैसे पास करेगी, नीचे की इस तरफ। तरह। अब अगर आप राइट साइड भी ले रहे हैं तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है, इंटरब्रैकेट लाइन के नीचे, वहाँ पे एंगल बन रहा है इंटरब्रैकेट लाइन के ऊपर। और इन कन्वेंशन जो एंगल इंटरब्रैकेट लाइन के नीचे बनता है उसको नेगेटिव साइन देते हैं, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री 4 है उसमें आप देखेंगे थीटा ए और थीटा बी, जो आप एंगल का रेशियो ले रहे हैं तो वो -0.5, यानी अगर वो एंगल 30 इन मैग्नीट्यूड है तो
तो ये एंगल 15 इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक हो गया। अब इसमें से जब वायर ऐसे करके गुजारेंगे तो इंटरेस्टिंगली जब एंगल हाफ हो जाएगा तो वायर विदाउट एनी बेंडिंग इसके अंदर से गुजर जाएगी, यानी फर्दर आपको कोई इस तरह का बेंड नहीं देना पड़ेगा वायर को, वो स्ट्रेट पास कर देगी। तो एक इंट्रूसिव फोर्स तो देगी लेकिन कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो ज्योमेट्री 4 में आके आपका जो दांत उल्टा टिल्ट में पड़ा होगा, हाफ एंगल होगा जिसपे, उस पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। आप मूवमेंट देख लें ज्योमेट्री 4 में सिर्फ एक साइड का 1860 लिखा हुआ है, इस तरफ कोई मूवमेंट नहीं। इसको दोबारा एक्सप्लेन करें। इसको आप ऐसे समझें कि जब इस तरह वायर पड़ी हुई है और आपने उठा के इसमें डाली है, तो उठा के लेके आएंगे तो बस बिल्कुल जो ब्रैकेट की स्लॉट है उसके अंदर से गुजर जाएगी। पहले ये हो रहा था कि जब आप उठाते थे तो फिर आपको कुछ इस तरह की मूवमेंट करनी पड़ती थी इसको अंदर डालने, अब मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वो सीधा सीधा चला जाएगा। इसलिए इस दांत पे कोई मूवमेंट नहीं है लेकिन वहां पे सेम मूवमेंट रखेगा। ज्योमेट्री 4 भी हो गई, नहीं कोई सर काउंटर तो होगा ना मूवमेंट, वो फोर्स नहीं लगा रही, इसके अंदर आपकी वायर वो सही कह, फोर्स नहीं लगा रही। अब आप ये जरूर समझें कि ये सीधा सीधा इंक्लूड करना शुरू करेगा, उस पे वो मोमेंट है उधर का। जब वो मोमेंट चेंज होगा ये सिर्फ इंक्लूड करेगा, ये अपराइट नहीं होगा। ये अपराइट नहीं होगा। ज्योमेट्री 4 के एब्सोल्यूट ज्योमेट्री 4 के अंदर ये इंक्लूड होगा, इस पे कोई मोमेंट नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इस पे तो मोमेंट लग रहा है, ये उधर टिल्ट करेगा, एंगल चेंज हो जाएंगे, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, इस पे भी मोमेंट आएगा। ओके, जब तक थीटा ए और थीटा बी -0.5 रहता है इसके ऊपर कोई मोमेंट नहीं। ओके, लेकिन आप ये ना समझें कि जिस ज्योमेट्री में आपने वायर लगा दिया थ्रू आउट वही ज्योमेट्री, थोड़ा सा एंगल चेंज होगा ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब वो आपने पोजीशन ऐसे बनाई है, वो बहुत ज्यादा टिल्टेड नहीं है। हाँ, क्योंकि इस पोजीशन पे तो ये दोनों दांत इक्वली टिल्टेड है या इक्वली नहीं है। हाफ है ये, हाफ है। -0.5 है थीटा ए, वो अगर थीटा भी देखते हैं वही बेसिकली ज्योमेट्री डिफाइन करता है। ये -0.5 है, इस तरफ मोमेंट कोई नहीं है तो मोमेंट्स की रेशियो 0 हो जाएंगी, और फोर्स आप देखेंगे फर्दर कम हो गया 265, ठीक है। और अगर आप साथ ही एक चीज और कोरिलेट करें कि जो इंटरब्रैकेट डिस्टेंस इसमें ज्यादा है 21 मिलीमीटर है, उसमें फोर्सेस एज कंपेयर टू 7 मिलीमीटर इंटरब्रैकेट डिस्टेंस कम है। यानी जितना इंटरब्रैकेट डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। यस, उसकी क्या रीजन होती है? वायर उतनी फ्लेक्सिबल होती जाती है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपका फोर्स लेवल कम हो कम रहा हो है, क्या रीजन होती है? आपको क्या लगता है? रिजिडिटी कम हो जाती है। इंटरब्रैकेट डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें रिजिडिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी फोर्स लेवल भी कम। ठीक, अब ये आपका ज्योमेट्री 4 बन जाएगी। अब ये ऑपोजिट हो गया है, क्रॉस करना शुरू कर, पहले वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अब उल्टा हो गया। ज्योमेट्री 5 और 6 उस हिसाब से सिंपल है, ये फर्दर टिल्ट कर जाएगा, ये ब्रैकेट आपकी थोड़ी सी और उस तरफ को टिल्ट कर देगी, इस तरह के इनका रेशियो 0.75 नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इंटरब्रैकेट लाइन के साथ अगर आप ये अब बनाएं तो ये एंगल अब उस एंगल का 75% हो, यस, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्सेस फर्दर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मोमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, अब मोमेंट उल्टी डायरेक्शन में जनरेट होना स्टार्ट होगा यहाँ पे, यानी ऐसे आती हुई वायर को आपको इस तरह बेंड करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे मोमेंट इस डायरेक्शन में, यस, ठीक है। यानी फर्स्ट 3 ज्योमेट्रीज के अंदर मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, 4th ज्योमेट्री के अंदर एक साइड में मोमेंट खत्म हो गया, 5th ज्योमेट्री में दोनों मोमेंट्स की डायरेक्शंस ऑपोजिट, ठीक है। और फोर्स सिस्टम आप देख लें फर्दर कम हो गया 160 के तक। ये और ये एंगल 75, ये एंगल उसके 75, और फाइनली जो 6th ज्योमेट्री होगी वो फर्स्ट ज्योमेट्री का रिवर्स है कि सेम एंगल्स हैं ऑपोजिट है, यानी थीटा है ओवर थीटा -1। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आपने सिमेट्रिकल वी बैंड पढ़ा हुआ है उसके अंदर जो वर्टिकल फोर्सेस होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होकर कैंसिल आउट हो जाती हैं और सिर्फ मोमेंट्स जनरेट होते हैं। ये बिल्कुल उसी की एग्जांपल है, जैसे सिमेट्रिकल वी बैंड आप लगाएं तो वो 6th ज्योमेट्री बनाता है। ये एंगल थीटा ए और वो एंगल थीटा बी इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, वर्टिकल फोर्सेस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मोमेंट्स रह जाएंगे ऑपोजिट इन डायरेक्शन,
ठीक है, तो हमने ये देखा कि ज्योमेट्री 1 जो थी वो सबसे रिजिड ज्योमेट्री थी, सबसे ज्यादा फोर्सेस लगती थी उसके ऊपर। फिर जैसे जैसे आप ज्योमेट्री 2 3 4 5 6 पे गए हैं, 6 इज द लीस्ट रिजिड ज्योमेट्री जिसके अंदर कोई फोर्सेस नहीं है, सिर्फ मोमेंट्स। यहाँ तक आप बात समझ गए। ज्योमेट्री फाइंड करना आपको पता चल गया। आपने क्या करना है, दांत जैसे मर्जी पड़े हुए हैं, दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर को एक लाइन से मिला देना, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि पहली ब्रैकेट में से स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, दूसरी ब्रैकेट में से स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, और इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर उनको डाल दें। छठा भी मैं ड्रॉ कर दिया। इंटरेस्टिंग या आप कह रहे हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम 1 2 3 यानी लोअर ज्योमेट्री के अंदर फॉल करता है या 4 5 6 हायर ज्योमेट्री के अंदर फॉल करता है। ये क्लिनिकली रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट चीज। यहाँ तक समझ गए हैं किसी का कोई सवाल? ये आप लोगों की पहली एक्सरसाइज है। आपने बताना है कि अगर बकल व्यू से देख रहे हैं, लेबियल व्यू से, तो इन दोनों इंसाइजर्स के दरमियान में ज्योमेट्री कौन सी बन रही है, और अगर क्लूजल व्यू से देख रहे हैं तो इनके दरमियान में ज्योमेट्री कौन सी बन रही है। पेपर और पेन पे ड्रॉ करके आप करें। हायर है, लेबियल से हायर है। लेबियल ये हायर है, लेबियल से तो हायर है। अच्छा एक काम करो, हाँ, इस पहली वाली पिक्चर में आप लेजर भी नहीं है ना हमारे पास। मैं तो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। नहीं आप तो करके दिखाएंगे, आप इनको बताएंगे आपके ब्रैकेट का सेंटर कहाँ से कहाँ तक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लाइन कहाँ से पास, हाँ एग्जैक्टली कहाँ से बताइए। इस ब्रैकेट का सेंटर है, ठीक है, और ये इस ब्रैकेट का सेंटर। इनको इस तरह एक लाइन से ज्वाइन कर। ठीक हो गया। और दूसरा इसके बाद आप देखें कि इस ब्रैकेट में से वायर स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी। इस ब्रैकेट में से स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, इस तरह से गुजरेगी। ये लाइंस लगाएं, उस पे एंगल देखें कि दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इंटर ब्रैकेट लाइन बनते हैं या ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इंटर ब्रैकेट लाइन। ऑपोजिट बनता है। अगर ऑपोजिट बनते हैं तो फिर आप बताएं हायर ज्योमेट्री है, लोअर ज्योमेट्री है, कौन सी ज्योमेट्री लगती है? हायर ज्योमेट्री है। इन विच व्यू? लेबियल व्यू। दोनों का फाइंड। दोनों को फाइंड करें, ठीक हो गया। वो दूसरी वाली पे देखें तो हायर ज्योमेट्री लग रही है, क्योंकि अगर हम इंटर ब्रैकेट लाइन ड्रॉ करें और बाकी उसकी दूसरी लाइन कैसे तो दूसरी वाली वो सिक्स है। ऐसे जा रही है ना, अपोजिट जा रही है। एक में जो है अपोजिट डायरेक्शन है, एक में सेम अपोजिट डायरेक्शन। शेप भी बन जाती है। इसमें क्या है? वर्टिकल में जो है लोअर ज्योमेट्री है। लोअर ज्योमेट्री है। ऊपर की भी लोअर हो गई है। ये वर्टिकल में अपोजिट डायरेक्शन है। क्लास 1 ज्योमेट्री। वर्टिकल आप लेबियल को कह रहे हैं। अच्छा, और क्लोजल व्यू में आप कह रहे हैं नहीं, ओक्लूजल में भी कैसे है? उसमें भी हायर ही है, ओक्लूजल में भी ऐसे गुजरेगी वायर, और उससे ऐसे। हाँ, नीचे से भी ऑपोजिट ही बन रहे हैं। ओक्लूजल व्यू में ज्योमेट्री 6 है। ठीक है, वेरी गुड। बस वो और लेबियल व्यू? लेवल व्यू में ज्योमेट्री 3 है शायद। अच्छा, ये इसी तरह थोड़ा सा वर्टिकल होता है प्रॉब्लम को, थोड़ा सा इस तरह ट्रीटेड है, इस तरह treated है। नहीं अगर आप इंटर ब्रैकेट लाइन लगाएं, ये इंटर ब्रैकेट लाइन लगी, ये ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं। अगर आप इसमें से लाइन गुजार रहे हैं, ऐसे गुजरेगी, यस, कुछ लाइन गुजार रहे हैं ऐसे गुजरेगी, ऐसे ही। ऐसे ही है। अब मैं इंटर ब्रैकेट लाइन को एक्सटेंड कर दूं ताकि समझना इजी हो जाए। ओके। मुझे दिखा ये इंटर ब्रैकेट लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी इंटर ब्रैकेट लाइन के ऊपर बन रहा है। क्लास 1 जो आपको लेबियल व्यू में नजर आ रहा है वो लोअर ज्योमेट्री नजर आ रही है। क्लूजल व्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको हायर ज्योमेट्री नजर आ रही है, जैसे डॉक्टर अहमद ने बताया। तो ये आपकी क्लूजल व्यू में एक ब्रैकेट आई है, दूसरी ब्रैकेट ऐसे ही इंटर ब्रैकेट लाइन लगाएं तो ऐसे गुजरेगी, इसमें से स्ट्रेट वायर ऐसे गुजरेगी, इसमें से ऐसे गुजरेगी, ऐसे चलेंगे, ज्यादा मैंने ऐसे। यहाँ इंटर ब्रैकेट, अब ये इंटर ब्रैकेट लाइन के नीचे बन रहा है,
यहाँ इंटर ब्रैकेट लाइन एक्सटेंड कर दो तो ऊपर बन रहा है, ऑपोजिट हो गया। कैसे नहीं, तो दोनों एंगल सेम होते हैं ना, उस साइड डायरेक्शन में बनेंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे बनेंगे। बी शेप है ना, किसी 60 हाँ तो बस ये हायर ज्योमेट्री बन रही है। हाँ, ओक्लूजल व्यू में देखें तो हायर ज्योमेट्री बन रही है, लेबियल व्यू में देखें तो लोअर ज्योमेट्री बन रही है। यहाँ तक समझ गए आप बात? ज्योमेट्री की तो समझ आ रही है, एंगल तो दोनों साइड पे सेम होता है। एंगल की मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, इसलिए हायर ज्योमेट्री बन रही है, लोअर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हायर, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसको एक क्लिनिकल एग्जांपल देखते जाएंगे आगे। सबसे सिंपल केस लेंगे। सबसे पहले एक इंसाइजर पड़ा है, दूसरा इंसाइजर पड़ा है। ये इसकी ब्रैकेट है, ये इसकी ब्रैकेट है। ज्योमेट्री बताएं और फोर्स सिस्टम। नीचे अक्सर से आगे आ जाओ उसको सबसे ज्यादा आओ ना बच्चे। ये लाइन जा रही है, बाकी सारे इधर नीचे बन रहा है, इधर ऊपर ही बन रहा है, इस लाइन के इधर भी ऊपर ही बन रहा है। इंटर ब्रैकेट को एक्सटेंड करो ना ताकि तो आप देख रहे हैं एक दोनों साइड पे है। सर्कल आपका एक साइड ऊपर की तरफ बना है। लोअर ज्योमेट्री बन रही है, ठीक हो गया। अब लोअर ज्योमेट्री में फोर्सेस कौन सी है? एक तरफ इंट्रूजन है, एक तरफ एक्सट्रूजन है, ये हमें पता है। अब ये यहाँ पे आपकी एक्सट्रूजन हो रही होगी, यहाँ पे आपकी इंट्रूजन होगी। मूवमेंट आपका सेम डायरेक्शन में होता है। अगर आप इमेजिन करें कि इसमें से स्ट्रेट वायर गुजर रही है, तो आप उसको ऐसे करके इसमें डालते हैं, काउंटर इस तरफ को मूवमेंट जनरेट, इस पे भी ये मूवमेंट है, इस पे भी ये movement। अब ये फोर्स सिस्टम स्टडी करें आप, आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या थी? ये दांत नीचे आ जाता, ये रिक्वायरमेंट थी। ये दांत तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में पड़ा हुआ है, हमें इसकी कोई मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन आपका फोर्स सिस्टम क्या कर रहा है? इस पे इंट्रूसिव फोर्स दे रहा है। एक अगर आप दोनों सेंट्रल कंसीडर कर रहे हैं तो एक डिस्टल टिप का मूवमेंट आ रहा है। सिमिलरली इस पे भी डिस्टल टिप का मूवमेंट है और एक Extrusive force है। एक फोर्स है जो आपके लिए फेवरेबल है, बाकी तीनों फोर्सेस आते हैं। आप ये देखें कि हाँ वो मुझे ऑपोजिट लग रहा है। जब आप वायर डालते हैं तो ये दूसरे साइड को ऑपोजिट नहीं होता मूवमेंट। ये अपोजिट होगा। पर रहेंगे सेम डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में एक पे है दूसरा दूसरी डायरेक्शन, फिर भी अनफेवरेबल है। आपको तो स्ट्रेट चाहिए था कि वो नीचे आ जाता, लेकिन वो इस तरह से हो पा नहीं। अब वो सिस्टम जिसके अंदर आपकी फोर्सेस की डायरेक्शन या मोमेंट्स की डायरेक्शन दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन अनफेवरेबल हो, उस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाता है। ओके। ठीक है, तो ये आपका एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम बन रहा है लोअर ज्योमेट्री के अंदर। अब क्लिनिकल टिप या पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो लोअर ज्योमेट्रीज होती हैं वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स बनाती हैं, और ड्यूरिंग लेवलिंग एंड अलाइनमेंट आपने ये स्टडी करना होता है कि कहाँ कहाँ आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा, वहाँ पे आपने स्ट्रेट वायर पास नहीं करना। ठीक हो गया, वहाँ पे आपने कोई और चीज़ लगानी है, सेगमेंटल, कैंटिलीवर, ओवरले वायर, रेक्टेंगुलर लूप, कुछ और चीज़ लगाएंगे, उस पर आप स्ट्रेट वायर या इवन अ सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट वायर पास नहीं करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए? जो बनता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, फोर्स या मोमेंट की डायरेक्शन अनफेवरेबल वे में जा रही है। यहाँ तक आप समझ गए? अब एक एग्जांपल हम हायर ज्योमेट्री के लिए, आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया, उसका फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्टेड था 12 साल की उम्र में, आपके पास वो आया 18 साल की। 7 को क्या हो गया होगा? इमीडिएटली ट्रीट हो गया होगा। 7 आपका इमीडिएटली ट्रीटेड है, 5 आपका उसी स्पेस के अंदर डिस्टल ट्रीट कर। फोर सिस्टम ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? और 6 ज्योमेट्री बनेगी। उसमें क्या क्या होता है? अच्छा, पहले मैं बना दूं। ये आपकी इंटरब्रैकेट लाइन आ गई और यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ऐसे
यहाँ पे स्ट्रेट वायर ऐसे गुजरे, यहाँ एंगल ऊपर बन रहा है, एंगल नीचे बन रहा है, हायर ज्योमेट्री की तरफ जा रहा है। हायर ज्योमेट्री के अंदर आप 1 मिनट के लिए ज्यूम कर लें कि हम सबसे बड़ी हायर ज्योमेट्री यानी 6 ज्योमेट्री को देख रहे हैं, तो सेम एंगल्स हैं, यानी वर्टिकल फोर्सेस नहीं है। वर्टिकल फोर्सेस नहीं है इसका मतलब फेवरेबल है। हम तो नहीं चाहते कि इनमें से कोई एक्सट्रूड या इंट्रूड करे, सिर्फ टिप करके सीधे होते हैं। और फोर्स जो मूवमेंट्स होंगे वो ऑपोजिट होंगे, इस पे इधर क्या लगेगा, इस पे इधर क्या लगेगा। यानी कि ओवरऑल जो आपका फोर्स सिस्टम बन रहा है वो आपके लिए टोटली फेवरेबल है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके खिलाफ जा रही है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो आपकी जो हायर ज्योमेट्रीज हैं 4, 5 और 6 वो आपके जनरली कंसिस्टेंट सिस्टम्स बनाती हैं। इसलिए अगर आप देखते हैं इनिशियल मैल अलाइनमेंट के अंदर आपका 2 दांतों के दरमियान का हायर ज्योमेट्री का रिलेशन बन रहा है, तो आप उसमें से स्ट्रेट वायर पास कर सकते हैं क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम बनाए। यहाँ तक समझ गए हम बात को? आगे से एक तीसरा सिस्टम होता है। इस तरह से होता है कि आप एक दांत को मूव करवाना चाहते हैं, एक को नहीं करवाना चाहते। यानी एक आपका एक्टिव यूनिट है जो मूव करना चाहिए, एक मूव नहीं करना चाहिए जिसको आप एंकर यूनिट या रिएक्टिव यूनिट कहते हैं। तो अगर तो आपके एक्टिव यूनिट के ऊपर सही फोर्सेस पड़ रही हैं और मूवमेंट्स पड़ रहे हैं, यानी अगर एक्सट्रूड होना चाहता है तो एक्सट्रूड हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव करना चाहता है तो डिस्क्रिप्टिव कर रहा है, लेकिन एंकर यूनिट के ऊपर अनफेवरेबल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। जो पिछली बात आप कर रहे थे ये आप बकल साइड से देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर आप रोटेशन देखें अक्लूजल साइड से, मेरे ख्याल है देखेंगे एक एग्जांपल अच्छा। है इसमें थोड़ी सी एक्सक्लूजन इंक्लूजन इफेक्ट्स आ रहे हैं। इस तरह, हाँ जी। लेकिन इटसेल्फ फोर्सेस नहीं लग रही हैं। आपका दांत इस तरह टिप हो आप गया अगर ना, अक्लूजल साइड से देखें तब रोटेशन डी रोटेशन पे ठीक है, लेकिन इसमें जब फोर्सेस अक्लूजल या इंक्लूजन फोर्स इस पे आ रहा है, आप ये समझे कि दांत इस तरह टिप किया हुआ था, हाँ। आपने इस तरह डी टिप कर दिया उसको, फर्दर कोई इंट्रूजन एक्सट्रूजन की फोर्स नहीं लगाई, आपके सिस्टम ने कोई फोर्स नहीं लगाई। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपकी अक्लूजल साइड पे मतलब रोटेशन पे हो तो तब ये बात नहीं आप ये समझे कि अगर आपका फोर्स सिस्टम ज्योमेट्री 6 का बनता है तो आपका वायर इटसेल्फ कोई इंट्रूजन एक्सट्रूजन की फोर्स नहीं देगी, सिर्फ मूवमेंट का उसका इफेक्ट आएगा, वो टिप करके सीधा होगा। और तीसरा सिस्टम है ये बता रहा था कि अगर एक्टिव यूनिट के ऊपर फोर्स और मूवमेंट फेवरेबल है और रिएक्टिव यूनिट के ऊपर फोर्स और मूवमेंट अनफेवरेबल है तो ऐसे सिस्टम को आप रिलेटिवली कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। कंसिस्टेंट, रिलेटिवली कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपके लोअर ज्योमेट्रीज में बनते हैं, आपने अवॉइड कर। हाई फोर्सेस हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, रूट एब्जॉर्प्शन होती है, लीकिंग इफेक्ट आता है, उसको ये भी आता है। हायर ज्योमेट्रीज के अंदर कंसिस्टेंट सिस्टम बन रहा है, वेरी गुड, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा। दरमियान की चीज है कि आपने सिस्टम 4 या 5 का आपका बन रहा है और आपके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं एंकर यूनिट के ऊपर, उसको फिर आप एंकर यूनिट को किसी तरीके से रीइंफोर्स करेंगे, किसी तरीके से उसकी मूवमेंट रोकेंगे ताकि आपका फेवरेबल जो सिस्टम है, जो मूवमेंट है वो हो जाए और इस पर कोई साइड इफेक्ट ना आए। डॉक्टर बस वही वाला सवाल जो अगर आपने जो लोअर ज्योमेट्री की एग्जांपल दी है फर्स्ट में इनकंसिस्टेंट में, उसमें मैंने कोई आपसे जो पूछा था कि बिल्कुल स्ट्रेट दांत पड़ा है, ठीक है, और आपने एक जो भी पिक्चर बनाई थी वो भी ऐसी थी, तो अगर हमें उसमें वही मूवमेंट चाहिए जैसा रूट हमारी डिस्प्ले जा रही है, इजीली क्राउन जा रहा है और सेंट्रल और लेटरल है, तो हमें ऐसे ही मूवमेंट चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम स्टेटमेंट डालेंगे नहीं डालें, क्योंकि हमें चाहिए वो जो मूवमेंट आ रहे हैं। नहीं डालें। फोर्स सिस्टम क्या लोअर लोअर ज्योमेट्री है, ठीक हो गया, लोअर ज्योमेट्री है, एग्रीड। एक तरफ इंट्रूजन होगी, एक तरफ एक्सट्रूजन होगी, यहाँ एक्सट्रूजन होगी, यहाँ इंट्रूजन होगी, मोमेंट्स कहाँ होंगे? सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे, यहाँ पे। आप तो कहेंगे कि तो सही जा रहा है, तो अच्छी बात, ऐसा ही है। हाँ, फेवरेबल लगा दें स्ट्रेट वायर, लोअर ज्योमेट्री बन रही, क्यों बनते? वर्टिकल फोर्स बहुत ज्यादा Vertical लिमिटेड है ना। वर्टिकल फोर्सेस नहीं हमारे लिए फेवरेट। हाँ, वर्टिकल फोर्सेस जो है वो फेवरेबल नहीं है। और आप देखें कि ज्योमेट्री 1 के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड की वर्टिकल फोर्सेस लगी है। तो आप तो ये चाहते हैं कि ये इसी तरह ऐसे हो जाए, लेकिन वो ऐसे हो नहीं रहा। इसके ऊपर एक्सट्रूजन की भी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर इंट्रूजन की भी फोर्स लग रही है, जो इवेंचुअली वायर आपकी किसी ना किसी तरीके से जब आप
प्रोग्रेसिवली हैवियर वायर पे जाएंगे तो फिर उनको दोबारा लेवल करेगी। तो टेक्निकली ये भी एक टाइप ऑफ राउंड ट्रिपिंग है कि आप पहले दांतों को इस तरह मूव करवा रहे हैं जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है और फिर वायर उनको दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर लेके आ रहे हैं। इसको कहते हैं जिगलिंग इफेक्ट, कि आपकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही है। इसने एक्सट्रूड होना नहीं था, सिर्फ टिप होना था। इस पे एक्सट्रूडिंग की फोर्स लग रही है, फिर वायर उसको फिर नीचे लेके आ रही है, तो बैक एंड फोर्थ अप डाउन मूवमेंट हो रही है जो रूट रिजॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। आपके ओवरऑल जो ट्रॉमा टू द पेरिडोन्शियम वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ तक आप समझ गए बात। दो ज्योमेट्री काम की बात हो रही है, उसमें तो मेंटोरियम एक्सट्रूडियम भी चाहिए, तो बिल्कुल स्ट्रेट अपने एग्जांपल तुम इसको सिनेरियोज में फिट नहीं करोगे, जी इसको जस्ट पॉइंट नहीं और एकदम में चाहिए। तो उस सिनेरियो कहते हैं करें क्या दो दांतों की पोजीशन को समझेंगे मुझे ये शुरू में नहीं, आज कहना पे देखेंगे ना चाहिए क्लिनिक में, इसमें फिर हमें समझ आएगा। ये वो फोर्स सिस्टम है जो आप कह रहे हैं। इसी की बात इस पे इंट्रूजन की फोर्स, इस पे एक्सट्रूजन है और सेम साइड का मूवमेंट। तो ये मूवमेंट अनफेवरेबल है ना, हमें नहीं चाहिए। तो ये इनकंसिस्टेंट फोर्स वो सिस्टम मूवमेंट का ही तो मैं कह रही थी आपको कि रूट डिस्प्ले जा रही है और काम इजीली जा रही है, तो वो तो मैं चाहिए रिसेंटली फिर काम नहीं से चाहिए। और जो टिप इनकॉर्पोरेटेड है ब्रैकेट में वो इटसेल्फ एक्सप्रेस होगी, इस तरह से नहीं चाहिए। रूट को डिस्प्ले वो लेटरल और केनाइन की हाँ, एग्जांपल है। वो कह रही है कि नॉर्मल टिप में ये होता है कि Normal, हम nasal हाँ, release जी, करते हैं। लेकिन वो उस तरह से एक्सप्रेस करवाना नहीं चाहते ना। हम तो चाहते हैं सीधा स्ट्रेट वायर जब normal ब्रैकेट में है। लगे उसका टिप एक्सप्रेस हो सके। इस तरह से solution ठीक होगा। है। इस तरह जब वो एक्सप्रेस होगा तो जिगलिंग इफेक्ट के थ्रू होगा, वो हम नहीं चाहते। पहला क्लिनिकल केस आ गया आपके पास, ज्योमेट्री निकाल के बतानी है और बताना है कि स्ट्रेट वायर पास कर सकते हैं या स्ट्रेट वायर पास करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन उसका फोर्स सिस्टम का इफेक्ट हम इसमें पढ़े टू टू ज्योमेट्री, दो दांतों से आगे बात ही नहीं जा रही। इसके आगे फोर भी तो पड़ा होगा, उस पे क्या लगाएंगे आप? फोर पे तो साइड इफेक्ट आएगा ना इस सिस्टम का। आप अज्यूम कर ले फोर पड़ा है आगे और वो नॉर्मल लेवल पे पड़ा है, और 4 और 5 की ज्योमेट्री निकालेंगे तो भी वो ज्योमेट्री नंबर 1 पे वहां पे तो इनकंसिस्टेंट। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। पॉइंट ये है कि आपकी लोअर ज्योमेट्री बन रही है, आप स्ट्रेट वायर पास ना करें, आपके लिए वो फोर्स सिस्टम अनफेवरेबल होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, हैवियर फोर्सेस देगा, रूट मूवमेंट आपकी जिगलिंग के थ्रू होगी और रूट रिजॉर्प्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, करेंगे क्या, आप कोई लूप लगा लें। ये ग्रैबर में बनाया हुआ है, इस तरह से आप रेक्टेंगुलर लूप बना देते हैं और इसका टर्मिनल एंड इस तरह से एक्टिव करते हैं कि आपकी जो मूवमेंट है वो प्रीमोलर की हो जाती है इंट्रूजन की, और आपके मोलर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। ऐसा बना दें थोड़ा। ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है, ये आप लोग समझे। मोलर है, ठीक है, इसमें से आपका रेक्टेंगुलर लूप निकला और ऐसे डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या मूवमेंट चाहिए, आप इसके पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन को चेंज करते हैं। पहली एग्जांपल में आपको ये चाहिए कि दांत सीधा पड़ा हुआ सिर्फ एक्सट्रूड कर दें, और अगर आप क्लोजर व्यू में से देख रहे हैं तो उसमें भी आपकी कोई रोटेशन नहीं, आप चाहते हैं बस बकरी बाहर आ रही है। ठीक हो गया, यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो आपने उसको एक ऐसे पॉइंट से एक्टिव करना है जहाँ पे उसकी पीछे वाली पार्ट का मूवमेंट और अगले वाले पार्ट का मूवमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होकर कैंसिल आउट हो गया। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। इस लूप को एक्टिव करने के लिए एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से अगर आप उसको बेंड दे के ब्रैकेट में डालेंगे तो वो उस ब्रैकेट में कोई मूवमेंट नहीं लगाएगा, सिर्फ फोर्स होगा। जो कि पहला आपका एग्जांपल है जिसमें यहाँ से बेंड दिया। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ लूप को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसोसिएशन। इस पॉइंट पे आप लूप बेंड करेंगे तो टर्मिनल पार्ट को जब ब्रैकेट में डालेंगे तो वो सिर्फ एक फोर्स देगा, वो मोमेंट नहीं देगा। अब सेकंड एग्जांपल पे आ जाए जिसमें आपका दांत डिस्टली टिप्ड है। दांत डिस्टली टिप्ड है, अब आप चाहते हैं कि वो एक्सट्रूड भी करे और मीजियली टिप करे, तो आप क्या करेंगे, अब आपकी जो एक्टिवेशन है वो उसने यहाँ पे, ठीक है, तो आपका टर्मिनल एंड उसमें जब एंगेज होगा तो वो उसको मीजियल टिप भी करवाएगा, एक्सट्रूड भी करवाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। और क्लोजर व्यू में देखें तो आप उसको इस तरह रोटेट भी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस तरह से बेंडिंग कर देंगे कि जब वो डीएक्टिवेट हो तो ऐसे बाहर की तरफ आए। टर्मिनल एंड जितनी आपकी वायर की बेंडिंग अवे फ्रॉम द एंकर टूथ होगी उतने कम साइड इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में देखें कि आपका अब ये वाला दांत जो प्रीमोलर होगा वो मीजियली टिप्ड है,
उसको ठीक करने के लिए आपको अब चाहिए कि आपकी जो वायर की लूप की बेंडिंग है वो यहाँ पे हो, ठीक है। यहाँ पे जब आप बेंडिंग करेंगे तो आप देखिए आपको जब जो उसने डॉटेड लाइन में लगाया वो उसने प्री मोलर में डाल के दिखाया कि आपका फोर्स सिस्टम फेवरेबल नहीं रहेगा, आपकी मूवमेंट्स यानी वो क्लोजर टू द एंकर यूनिट आ गया तो इस पे साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि ये भी ध्यान में रखें कि अगर आपकी लोअर ज्योमेट्री बनती है तो रेक्टेंगुलर लूप इज नॉट द आंसर इन एवरी सिचुएशन, यू हैव टू सी कि किस में फेवरेबल वो बन रहा है। तो एक वो सिनेरियो जिसमें आपका 6 ठीक पड़ा है, आपने 5 डिस्टली मीजियली टिप्ड केनाइन को आपने सीधा करना है तो रेक्टेंगुलर लूप इज नॉट द गुड ऑप्शन। अब हम आगे देखेंगे कि लगा के तो दांत को एक्सट्रूड करवाया, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये है ओवरले वायर की, आपने आपका लेटरल इंसाइजर हैंग कर रहा था, एक्सट्रूडेड था, आप उसको इंट्रूड करवाना चाहते थे। जनरली हम ये कहते हैं उसकी ब्रैकेट नीचे लगाते हैं, उसमें वायर पास करते हैं लेकिन हमें पता है कि उसमें जब आप एक दांत की ब्रैकेट को थोड़ा नीचे करके लगा देंगे और उसमें से वायर पास करेंगे तो कौन सा सिस्टम बनेगा। फॉर एग्जांपल कि एक दांत की ब्रैकेट है, ये थोड़ा सा एक्सट्रूडेड लैटरल इंसाइजर है जिसमें आपने ब्रैकेट नीचे करके लगा दी। फोर्स सिस्टम ज्योमेट्री कौन सी लोअर ज्योमेट्री बन रही है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा, मूवमेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो उसकी रूट्स को एक तरफ को डिस्टली या इजीली पुश करना शुरू कर देंगे जो कि अनफेवरेबल है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर आप क्या करते हैं कि उसने जो मेन आर्च वायर लगाई है उसमें से बाईपास उसने बेंड दी है जो नीचे से गुजर गया उसकी, और एक ओवरले वायर दूसरी लगाई है जो उसको आगे एंगेज कर रही है। तो दो तरीके आपको पता चल गए अभी तक कि लोअर ज्योमेट्रीज के अंदर आपने अनफेवरेबल इफेक्ट्स को कैसे बचाना है। पहला रेक्टेंगुलर लूप है, लूप की और भी फॉर्म्स है, एक एग्जांपल हमने लिया कि रेक्टेंगुलर। दूसरा आपका है ओवरले मैकेनिक्स। ये ओवरले दूसरे दांतों पे फोर्स मेन आर्च वायर एज एंकर काम करते हैं। और वैसे भी आप ये कर सकते हैं जैसे आप तो जो कंटिन्यूअस वायर होता है सेम वो भी तो अगर हम सारे दांतों से पास करेंगे तो वो भी एंकर यूनिट का काम नहीं बनेगा, वो कैसे एंकरेजमेंट नेबरिंग टूथ पे तो लगेंगे। वही तो हम देख रहे हैं कि वो वाला मोमेंट जनरेट करेगी, जो मेन वायर लगी हुई है वो उस मोमेंट को रेजिस्ट करेगी। दूसरी चीज ये है कि आप देखेंगे इसमें उसने हाई कैनाइन को नीचे लेके आना है, नीचे उसने बेस वायर गुजारी है जो एंकर यूनिट का काम कर रही है, और जो उसने ऊपर वायर एंगेज किया आप ध्यान से देखेंगे तो वो एडजेसेंट दांतों में एंगेज्ड नहीं है, वो एक दांत छोड़ के एंगेज हुई है, व्हिच मींस कि इंटर ब्रैकेट स्पैन बढ़ गया। हमने देखा था इंटर ब्रैकेट स्पैन बढ़ जाएगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगा। तो दो मैकेनिक्स उसने इकट्ठे यूज किए। पिगीबैक भी एक तरीका है जिसके लिए ये भी एक तरीका है। इंसाइडर बाईपास आर्च वायर कहते हैं इसको। क्या आपने अब आप ये कहेंगे कि 2 मिलीमीटर ही तो है, मैं लगा दूं स्ट्रेट बैक, क्या होगा? यही है ना, थोड़ा सा ही रोटेटेड है क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ही टिप्ड है क्या हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप बाईपास करके उसको क्लिनिकल सिनेरियो नंबर 2, इसमें से आपने ज्योमेट्री निकालनी है और बताना है कि स्ट्रेट वायर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आपका प्री मोलर थोड़ा सा आपके लाइनें लगी हुई हैं, वो लाइन ठीक है। किसी का कोई इसमें कोई लोअर ज्योमेट्री कह रहा था तो ये उसके साथ कंटिन्यूअस है वो जो नहीं, उसको छोड़ दो। सेगमेंट है वो उन्होंने एक सेगमेंट ऑफ आइडियल आर्च वायर लगाया, हमने ये कहा कि सेगमेंट भी नहीं लगाना अगर लोअर ज्योमेट्री का, आप टोटली उसको सेगमेंटली लाएंगे। कौन सी तीन की आपने पूछना है? ये किसके साथ देखें 4 5 करता है, 4 और 5 लेकिन बिल्कुल मैं बना दूं या समझ आ गया? ऑलमोस्ट ऐसे ही इंटर ब्रैकेट लाइन ये आ गई, एक्सटेंड ही कर स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, ऐसे स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, एंगल यहाँ बन रहा है इंटर ब्रैकेट लाइन के नीचे, यहाँ बन रहा है इंटर ब्रैकेट लाइन के ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन हायर ज्योमेट्री मतलब लेस रिजिड फोर्स सिस्टम मतलब कंटीन्यूअस वायर गुजार।
डजंट मैटर कि आपको एग्जैक्टली पता हो 4 बन रहा है, 5 बन रहा है या 6 बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेट वायर गुजारेंगे तो ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अब अगर तो आपका फोर्स सिस्टम 6 बन रहा है तो सिर्फ मूवमेंट्स होंगे, फोर्सेस नहीं होंगे, और अगर 4 बन रहा है तो उसमें मूवमेंट्स के साथ साथ आपकी फोर्सेस। अब आपके ये आपका टेक्निकली बनेगा रिलेटिवली कंसिस्टेंट फोर्स सिस्टम, जिसमें आपके ऊपर जो फोर्सेस 4 पे लग रही हैं वो तो सारी फेवरेबल है, वायर भी निकलेगा, रोटेट भी करेगा। जो फोर्स सिस्टम आपका 5 के ऊपर बन रहा है वो अनफेवरेबल है, वो अंदर की तरफ और उसको रोटेट करवाना चाह रहा है। उसके लिए वो ये कहता है या तो आप उसको लेस पैक करके रखें, 6 को आप लिंगुल आर्च या टिपिनस में और उसको होल्ड करें लेस पैक के थ्रू 5 को, या आप 6 के नीचे भी एक बेंड दे दें वायर को जो उसको उसके साथ जो। तो ये रिलेटिवली कंसिस्टेंट सिस्टम बन रहा है जिसमें आप स्ट्रेट वायर पास कर सकते हैं। तो यहाँ उसने स्ट्रेट वायर की बात की बिटवीन 4, 5 एंड 6, नॉट बिटवीन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। वो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं डिवाइड करके लाइन कर रहा हूँ। मोस्ट लाइकली अगर आप 3 और 4 के दरमियान सेगमेंट बनाएंगे तो वो हायर ज्योमेट्री के बनेंगे, इसलिए उसने नहीं। हमारा एक साइड पे आपका जो थीटा है वो 0 है, नहीं सही जीरो है ना? नहीं 0 नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 5 थोड़ा सा रोटेटेड है, ऐसे नहीं नहीं मैं इंटरप्रेटेड लाइन हमारी टेढ़ी जा रही है क्योंकि हमारा 4 लिंगुअली पड़ा, इंटरप्रेटेड लाइन सीधी नहीं पड़ी, इंटरप्रेटेड लाइन इस तरह जा रही है। इवन तो कि आपका 5 बिल्कुल सीधा बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में पड़ा है, आपकी ज्योमेट्री यहाँ पे एंगल बनेगा क्योंकि इंटरप्रेटेड लाइन टेढ़ी होगी तो एंगल तो बन जाएगा, ये ज्योमेट्री 3 नहीं बनेगी। यहाँ तक आप समझ। अब बड़ी कॉमन एग्जांपल है आपके क्लास 2 केसेस के अंदर आपका मैक्सिलरी मोलर रोटेटेड होता है, आप स्ट्रेट वायर लगा के उसको डिरोटेट कर लेते हैं यार, मैंने कितने किए हैं। हम तो वायर बेंडिंग मैं थोड़ा सा एग्जैजरेटेड बनाऊंगा। ये आपका समझे 5 है, ये 4 है जो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में पड़े हैं, जिनको खुद करेक्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जांपल के तौर पर। और आपका ये 6 है जो कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इसको रोटेट करने दें ताकि मैं पॉइंट समझूं। इस पे ये ब्रैकेट है, इस पे ये ब्रैकेट। फोर्स सिस्टम ज्योमेट्री बताएं, फोर्स सिस्टम दो जिम्मेदारी कैसे? हायर ज्योमेट्री है, मैंने पेज पेन के साथ रॉक हायर ज्योमेट्री है, हायर 6 ज्योमेट्री। हायर ज्योमेट्री ऐसे ऑपोजिट नहीं जा रहा। ये ऐसे है, अब ड्रॉ ये मैंने की है, मैं तो कर सकता हूं लोअर ज्योमेट्री 3 है। लोअर ज्योमेट्री 3 बन ठीक है। ये इंटरप्रेटेड लाइन आ गई, इस तरफ जो स्ट्रेट वायर गुजरेगी वो बिल्कुल उसके अंदर से निकल जाएंगे और उसका कोई एंगल नहीं बनता। यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ज्योमेट्री 3 है, एक साइड पे कोई एंगल नहीं। ज्योमेट्री 3 जो लोअर ज्योमेट्री रिजिड सिस्टम है, अनफेवरेबल है। अब अनफेवरेबिलिटी क्या है इसके अंदर? इसमें से वायर को ऐसे करके गुजारना पड़ेगा, यहाँ पे ये मूवमेंट है, बाहर की फोर्स है, यहाँ पे अंदर की फोर्स है और यही मूवमेंट है लोअर ज्योमेट्री। यहाँ तक समझ गए? क्या जो फोर्सेस 4 पे पड़ रही है वो फेवरेबल, और हायर ज्योमेट्री लोअर ज्योमेट्री का मतलब है कि हायर स्टिफनेस है, ये फोर्सेस ज्यादा हैं इसके ऊपर जो एक पैलेटल फोर्स लग रही है वो इसकी एंकरेज वैल्यू कम है, इसकी एंकरेज वैल्यू ज्यादा है, तो इस पे इफेक्ट उसका ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये आपकी आर्च फॉर्म खराब कर देगा। ठीक है, आपका प्री मोलर थोड़ा सा लिंगुअल चला जाएगा, पैलेटल चला जाएगा और थोड़ा सा रोटेट भी करते हैं। अब ये अलग बात है कि जैसे जैसे आप वायर अपग्रेड करते जाएंगे वो फिर इसको सीधा करेगी और इवेंचुअली जब आप 19-25 तक जाएंगे तो फिर दोनों सीधे हो जाएंगे। लेकिन राउंड ट्रिपिंग और जो हमने स्टार्ट में कहा, इट इज द जर्नी दैट मैटर्स, नॉट आल्सो द डेस्टिनेशन। तो लोअर जो अब आप कहेंगे कि फिर डिरोटेशन कैसे करें? डिरोटेशन करें आप रिमूवेबल टीपीए के साथ, या अगर आपने कर दिया तो टो आउट बेंड है जिसमें आप प्री मोलर्स को छोड़ दें, किनारे से वायर आएगी और मोलर के अंदर जाएगी टो आउट बेंड। तो आपने इंटर ब्रैकेट स्पैन बढ़ा यहाँ, ये भी बात समझ गए। अब आपको ज्योमेट्री निकालनी है, बार बताएं, शुरू से बताएं।
यहाँ तक ठीक ड्रॉ करते थे अब अपने ब्रैकेट गलत बना दिए। ब्रैकेट पोजीशनिंग इज इम्पोर्टेंट। सीधा ड्रॉ करने से ये आपका सेंटर इस ब्रैकेट का, ये इसका इंटर ब्रैकेट लाइन आ गई। अब आपने देखना कि स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी, इसमें से स्ट्रेट वायर ऐसे गुजरेगी, इसमें से ऐसे गुजरेगी। तो यहाँ तो कोई एंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे एंगल बन रहा है जो कि ज्योमेट्री 3 को डिस्क्राइब करता है। ज्योमेट्री 3 लोअर ज्योमेट्री है, हाई स्टिफनेस की ज्योमेट्री। उस पे फोर्स सिस्टम कैसे जो होता पिछले है? सिनेरियो वो भी सेम थे नहीं। वो भी 5 सीधा पड़ा हुआ था 6 रोटेट। हाँ, अब इससे आपको ये पता चला कि जस्ट बिकॉज द टूथ इज रोटेटेड डजंट मीन कि लोअर ज्योमेट्री बनेगी। तो आप तो कह रहे थे अगर कोई एक दांत पे रोटेटेड है तब भी ज्योमेट्री बन रहा है दोनों में, एंगल बन रहा है दोनों में। एंगल बन रहा था दोनों में अगर ये मोलर थोड़ा सा पैरेलली पड़ा होता तो हायर ज्योमेट्री बनती। अभी भी तो मैं एंगल आपको बन ड्रॉ रहा है। कर 4 सॉरी 5 ऐसा ना हो मैं डॉक्टर अहमद इधर ही बुला दूंगा आपको। इसकी ब्रैकेट ठीक है, थोड़ा सा एग्जैजरेटेड बनाया था कि आप समझ। इंटर ब्रैकेट लाइन जा रही है इसकी, ठीक है। स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी? इस तरह और इस तरह, दोनों तरफ एंगल बनता है। वही है, वो नहीं है ज्योमेट्री 3 वाली तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। ये भी रोटेटेड है, ये भी रोटेटेड है, लेकिन दोनों में ज्योमेट्रीज अलग बन। तो इट डजंट मीन के सिर्फ रोटेशन से एक ज्योमेट्री बन रही तो हर दफा कोई दांत रोटेटेड होगा तो वही ज्योमेट्री वो आपने बनानी है। ज्योमेट्री निकालना आ गई, पता चल गया कि लोअर में आएगी तो क्या करना है, हायर में आएगी तो क्या करना है। अब आपके लिए आखिरी केस है। अभी तक हमने जो देखा है वो 2 टूथ सेगमेंट्स देखे हैं, यानी 2 दांत है। हम उससे आगे अभी नहीं सोच रहे कि अच्छा तीसरे पे क्या इफेक्ट आ। ये एक केस है सिंपल सा, इसके अंदर आपका केनाइन मेजियली टिप्ड पड़ा, सिंपल सा केस। आपने बताना है कि इसका 4 के साथ करने ज्योमेट्री क्या बनेगी और फोर्स सिस्टम क्या हो, और क्या आप एक स्ट्रेट वायर पास कर सकते हैं। सीधा ज्योमेट्री 4 के साथ लोड फोर्स लाइन चेंज होगी, इंटर ब्रैकेट लाइन चेंज होगी। आगे भी 3 बनेगी, लोअर देखिए इंटर ज्योमेट्री ब्रैकेट लाइन ऐसे जा रही है ना, लोअर सीधा जा रही है तो कैसे एक साइड पे 0 है, एक साइड पे 3 नहीं होगी, वो इंटर ब्रैकेट लाइन ऐसे जा रही है, वो तो फोर पे क्या एंगल बन रहा है? ये लोअर जो बन रही है। हाँ नहीं वो ठीक है, लग बने लाइन चेंज Lower होगी है। ना इंटर ब्रैकेट लाइन। इसके हिसाब से बता हैं कौन सा लोअर ज्योमेट्री है। हाई ऊपर ही बन रहे हाई हैं, बन रही है। ऊपर बन रहे हैं। हाई ज्योमेट्री बन रही है। लो लो बन रही है, नहीं, इसको extend करना है। ये है हाईएस्ट इंटर। हाईएस्ट मैट्रिक्स। आपका मतलब है कि किस वाली ब्रैकेट में से वो सीधी गुजर रही है? केनाइन और 4 Opposite. 4 में एंगल से इस तरफ एंगल नहीं बन रहा। 4 में फोर में से एंगल नहीं, 4 में कैसे नहीं बन बन रहा है। इंटर ब्रैकेट लाइन लाइन रख ये ऐसे बना दिया। भी आपको प्लेट देते हैं वो आप। हाई लगी है। एक ऊपर एक नीचे। ये बाल पहने हुए ये बन रही है। हाई हाई ज्योमेट्री में लोअर बन। ये इस पे देख रहे हैं, मैं आपको बना ही देता हूँ। तो आपका हाई 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 इंटर ब्रैकेट स्पैन है, हाई ये वायर गुजरेगी और ये वायर गुजरेगी। पिक्चर के लिए ये किसने दिया था? हाई एक इस तरफ, हाँ हायर ज्योमेट्री बन रही है, which means हाँ फेवरेबल है। हम कंटिन्यू अब हम 2 दांतों से आगे जाएंगे। अच्छा अब इस किनारे का ज्योमेट्री निकालें इंसाइजर के साथ। ये एक हायर ज्योमेट्री बन रही है 3-4 के दरमियान में। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लोसिव फोर्स होगी, यहाँ पे इंट्रूसिव फोर्स होगी, और ये मोमेंट होगा और ये मोमेंट हायर ज्योमेट्री। हाँ ये फोर्स सिस्टम बन रहा है यहाँ।
True. अब 3 और 2 के दरमियान में इंटरमेट्रिक 3 बनेगी 3 और 2 के दरमियान चलेगा, बाकी भी सोच इसलिए नहीं वो स्टूडेंट सकते हैं ये opposite direction higher नहीं, ऊपर ऊपर दोनों एक तरफ, लोअर ज्योमेट्री है, नीचे आ साइड ऊपर है और yes और वो ऊपर लोअर ज्योमेट्री है। उसका नीचे ये इंटर ब्रैकेट हाँ उसका नीचे बनेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हाई ज्योमेट्री बनेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनता है इसका नीचे बना उसका हाँ ये सीधा क्यों जा रहा है वो देखिए वो ऊपर है वो किनारे नीचे है इंटरब्रेकेट लाइन इंटर ब्रैकेट लाइन तो ये है लेकिन एंगल ऊपर बन रहा है ना लेटरल पे क्या हाई ज्योमेट्री बनेगी ना ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रैकेट पोजीशन चीज देखने से भी नजर आ रही है, उस पर आपने इतना सोचा, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों इतना सोचा, देखने से नजर आ रही है। लोअर ज्योमेट्री बन रही है किनाइन और 2 में, हायर हाँ। ज्योमेट्री बन रही है किनाइन किनारा और 4 फॉर्म में, यस। अब सवाल ये है कि क्या स्ट्रेट वायर पास कर सकते हैं? तो जब आप 2 दांतों से आगे 3, 4, 5 दांतों पे जाते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि लोअर ज्योमेट्री विल डोमिनेट द हायर ज्योमेट्री, कि वहाँ पे फोर्सेस हायर होंगी, वहाँ पे मूवमेंट्स हायर होंगे, हायर ज्योमेट्री की फोर्सेस को ओवरकम कर देगी लोअर ज्योमेट्री की फोर्सेस। अब आपने जब वायर पास किया तो इंसाइजर्स पे एक इंट्रूजन की फोर्स लग रही है क्योंकि वहाँ पे किनाइन से वायर उठ के उनकी ब्रैकेट में लग रही है, और ऑटोमेटिकली क्योंकि वो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से लेबियल है तो उस पर एक प्रोक्लिनेशन की भी फोर्स लग रही है, मोमेंट बकल मोमेंट लग रहा है लेबियल मोमेंट। जो किनाइन है उस पर दोनों तरफ की ज्योमेट्रीज एक्सट्रूजन की फोर्स लगा रही है तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर एक्सट्रूजन की लग रही है। लेकिन अगर आप 3, 4 की ज्योमेट्री निकालते तो इसके ऊपर इंट्रूजन की फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन जो आगे की लोअर ज्योमेट्री बनी है उसने इस ज्योमेट्री की इंट्रूजन की फोर्स को डोमिनेट करके यहाँ पे भी एक्सट्रूजन की फोर्स दी। तो आप देखेंगे 4 और 5 और इवन 6 के ऊपर भी एक्सट्रूसिव फोर्स है। और अगर आप इंटीरियरली देखेंगे तो आपकी जो इंट्रूजन की फोर्स है वो सिर्फ 2 तक नहीं होगी, वो 1 और फिर मिड लाइन क्रॉस करके 3, 4 दांत तक जाएगी। तो एक दांत जो सिर्फ मीजियली टिप पड़ा हुआ था उसकी वजह से स्ट्रेट वायर पास करने से इतने प्रॉब्लम्स आए। पोस्टीरियर सारे एक्सट्रूड हो गए, इंटीरियर इंट्रूड हुए, प्रोक्लाइन हुए, उस साइड पे आपकी ओपन माइंड जनरेट हो। ठीक हो? अब ऑथर ये कहता है, नंदा की करंट थेरेपी में से ये पिक्चर है, ऑथर ये कहता है कि ये जब एक दफा हो गया मैंने लगा दी स्ट्रेट वायर, उसके बाद मुझे ये ओपन माइंड क्लोज करने के लिए इलास्टिक्स देने पड़े, इलास्टिक्स दिए तो वो सारे दांत एक्सट्रूड हो गए, उसकी वजह से उसकी गमी स्पाइन बन गई। तो ये सारी चीजें अवॉइड की जा सकती थी सिर्फ स्ट्रेट वायर पास किए बगैर। ये मैकेनिक्स लगने चाहिए थे कि आप पहले एक इजीली टिप्ड किनाइन या प्रीमोलर जो है उसको एक कैंटिलीवर लगा के तो उसको डिस्टल टिप करवा दें या उसकी रूट को नीचे ले दें तो उसकी एंगुलेशन स्ट्रेट हो जाए, उसके बाद आप स्ट्रेट वायर पास करें। ओके। तो मतलब कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रेट